हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग गॉस लॉ की मदद से डिफरेंट चार्ज बॉडीज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास चार्ज बॉडीज हम लोग कंसिडर करेंगे वो होगा पहला पॉइंट चार्ज, उसके बाद इन्फाइनाइट वायर की वजह से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड और हॉलो सिलेंडर की वजह से, देन इन्फाइनाइट शीट जिसमें हम लोग थिक इन्फाइनाइट शीट और थिक इन्फाइनाइट शीट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग स्फीयर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा बेसिक जो प्रिंसिपल होगा गॉस लॉ, दैट इज फाई नेट, हम लोग बोलते हैं फ्लक्स नेट थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास बेसिक फंडा है भाई, दिस इज आवर गॉस लॉ। तो इस बेसिक से फंडे को हम लोग यूज करते हुए डिफरेंट चार्ज बॉडीज के वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो मैं अगर इसके पीछे की बेसिक फंडे की बात करूं तो बेसिक फंडा इज आवर गॉस लॉ ओनली। बेसिक फंडा इज आवर गॉस लॉ एंड दिस गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ओनली अ क्लोज्ड सरफेस। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम लोग बोलते हैं फाई नेट दैट इज फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, दिस नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। और यहां पर हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल की बात करते हैं। कंप्लीट सरफेस में हम लोग सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इन इज व्हाट? क्यू इन इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। जिस क्लोज सरफेस से हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें जो क्लोज्ड सरफेस हम लोग बोलते हैं, दिस क्लोज्ड सरफेस जिसके थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करें, क्लोज्ड सरफेस इज आल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। अब जो गॉसियन सरफेस चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग इस जो भी हम लोग आज कैलकुलेशन करेंगे उसमें गॉसियन सरफेस चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को उसमें सिमेट्री देखनी पड़ती है। अगर हम लोग गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं दैट मींस वी नीड टू नो द सिमेट्री बिहाइंड इट। और किस तरह की सिमेट्री, वो जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इसी इक्वेशन को आगे लिखना चाहूं, दिस फ्लक्स नेट इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, दिस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अगर मान लो मेरा जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर से जो मेरा ई वेक्टर है वो हमेशा अगर एक कांस्टेंट एंगल बना रहा हो, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के साथ कांस्टेंट एंगल बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर जीरो एंगल बना रहे हो, ई वेक्टर और डी वेक्टर एक कांस्टेंट एंगल बना रहे हो, या तो जीरो या तो 90 इस तरह का कुछ एंगल बना रहे होंगे। तो सपोज जीरो एंगल बना रहा होगा तो दिस ई डॉट डी ए कैन बी रिप्रेजेंटेड ई डी ए कॉस जीरो तो 1 हो गया। दैट मीन्स हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं दिस इज सिंपली ई डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ई और डी ए वेक्टर हमेशा, ऐसा मैंने सरफेस चुना है, दैट मीन दैट ई और डी ए हमेशा एक डायरेक्शन में, सपोज एक डायरेक्शन में अगर है, दैट मींस ई और डी ए के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री और कॉस ऑफ 0 इज 1। तो डॉट प्रोडक्ट इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हमने सरफेस चुना है उस सरफेस में हर जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर उस सरफेस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर इस तरह से लेके आ सकता हूं और सिंपली ये चीज हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट क्लोज्ड सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास बहुत आसान तरीके से ये चीज सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग गॉसियन सरफेस को चूज कर सकते हैं, और इस तरह से चूज करेंगे ताकि हमारे लिए एक बढ़िया सिमेट्री बन जाए, जिसमें जो एरिया वेक्टर है और ई वेक्टर हर जगह पे अगर सेम एक ही एंगल बना रहे हो, जनरली वो 0 डिग्री होगा, और या तो 0 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री में दोनों खत्म हो जाएंगे, फ्लक्स वहां से 0 हो जाएगा। और अगर 0 डिग्री होते हैं तो दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जो कॉस ऑफ 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरह का सरफेस हम लोग चूज करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस में हर जगह पर अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो मेरे लिए सोने पे से हो जाएगा, और ई मेरे पास बाहर निकल जाएगा, और सिंपली मुझे उस सरफेस को इंटीग्रेट कर देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक स्फीयर लेते हैं, स्फीयर के बस सरफेस का इंटीग्रल क्या होगा? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द सरफेस इज व्हाट? स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। बस हो गया, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। क्यू इनक्लोज्ड हमें पता होगा कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो बस यहां से सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। बस जो गॉसियन सरफेस चूज करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गॉसियन सरफेस, एक बार अगर गॉसियन सरफेस चूज कर लिया मतलब तुम्हारी कहानी खत्म। 90% ऑफ द जॉब इज डन अगर आपने एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया। तो हमारे पास सबसे पहले जो चार्ज बॉडी है दैट इज अ पॉइंट चार्ज। बहुत ही आसान है इसका। सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q, और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यूजिंग गॉस लॉ। हमें ये तो पता है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट अ डिस्टेंस r दैट विल बी इक्वल टू kq by r स्क्वायर। ये तो हमें नॉर्मल पता है, ये हमने डिराइव कर रखा है पिछले कूलम्स लॉ से।
अब अगर मुझे इसको निकालना है यूजिंग गॉस लॉ, तो मुझे एक सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस चूज करना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फाइव नेट सेम चीज हम लोग लिखना चाहें, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक इसके लिए क्लोज्ड सरफेस चूज करना होगा, तो मैं किस तरह का सरफेस चूज करूं? तो इसके लिए ध्यान से देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हमें ध्यान करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर ये चीज ध्यान है तो सपोज किसी पॉइंट पे बात करें तो दिस इज रेडियली आउटवर्ड्स पूरे थ्री डायमेंशन में, पूरे थ्री डायमेंशन में हमें ये पता है कि इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। इतनी बात पता होनी चाहिए, तभी हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे इस गॉस लॉ के थ्रू, कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना हमें जरूरी है। तो हमें पता है दिस इज रेडियली आउटवर्ड्स। अब अगर ये रेडियली आउटवर्ड्स है हर डायरेक्शन में, थ्री डायमेंशन में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक इसको स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मुझे चूज करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मुझे चूज करना पड़ेगा। अब देखो फायदा क्या हुआ, स्फेरिकल क्यों हमने चूज किया? किसी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखें, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। और हर जगह पे रेडियली आउटवर्ड्स के साथ साथ क्या होगा कि अगर हम एक आर सेलेक्ट करें, इफ इट इज अ डिस्टेंस ऑफ आर, इफ दिस डिस्टेंस इज आर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो उस स्फीयर का हर एक डिस्टेंस जो रहेगा दैट विल बी आर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर जगह पे सेम होगी। तो दो चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है और हर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी हर जगह पे वो भी इस स्फीयर के थ्रू दैट विल बी सेम, क्योंकि स्फीयर का जो रेडियस है वो आर हमने चूज किया है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, जो भी हम लोग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोलेंगे, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमने क्लोज सरफेस के लिए किस तरह से डिफाइन किया था, क्लोज सरफेस के लिए रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे सपोज एरिया वेक्टर में बोलूं तो दिस एरिया, अगर एक स्मॉल एरिया वेक्टर में यहां से कंसीडर करूं डीए वेक्टर, तो डीए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। यहां पर भी अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखें तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग ई वेक्टर। यहां पर भी तो इस तरह से अलोंग ई वेक्टर। हर जगह पे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग ई वेक्टर। मतलब एरिया वेक्टर और डीए वेक्टर, ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर के बीच का एंगल अगर मैं बात करूं तो दिस एंगल विल बी 0 डिग्री एवरीवेयर। तो ये फायदा हो गया हमें इस तरह का गॉसियन सरफेस, इस तरह का एक गॉसियन सरफेस चूज करने का। तो इस तरह से हम लोग एक गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी क्राइटेरिया हो रही है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह का एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हमने, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने चूज किया हुआ है। तो ई डॉट डी इस केस में कितना हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रल ऑफ ई डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन, इसमें कितना है, इसके अंदर इस पूरे जो गॉसियन सरफेस हमने चूज किया दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू चार्ज की वजह से हमें निकालना है, बीच में सेंटर पे रखा हुआ है। अब देखो ई भी जो है वो जो इस इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल, तो ई भी इस इंटीग्रल से बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ई हर जगह पे हमें पता है उसकी जो वैल्यू है दैट इज सेम। तो सिंपली ये जो टर्म है, दिस टर्म मेरे पास सिंपली बिकम्स ई ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना आसान हो जा रहा है ये। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो एक स्फीयर के लिए जो दिस एरिया, व्हाट विल बी दिस एरिया विल बी, अगर आर रेडियस का हमने चूज किया हुआ है, दिस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस डी बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर सिंपल मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और के के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हो, दिस टर्म इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग गॉस लॉ की मदद से एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ डिस्टेंस आर। अब अगर हम लोग बातचीत करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो ये हमने ऑलरेडी यूजिंग कूलम्स लॉ कैलकुलेट करके रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, वेर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनफाइनाइट वायर। और लैम्डा क्या है इसमें, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सपोज मेरे पास एक इस तरह से इनफाइनाइट वायर है और मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, इसको वेरीफाई करना है यूजिंग गॉस लॉ। तो इस तरह का लीनियर चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर है, इनफाइनाइट वायर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज लैम्डा, और ये इनफाइनाइट है मतलब ये एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, और ये भी एक्सटेंडेड टू ऊपर वाला इन्फिनिटी, नीचे वाला माइनस इन्फिनिटी ले लो। तो इस तरह से इनफाइनाइट वायर मेरे पास में है और इसकी वजह से यूजिंग गॉस लॉ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस आर। अब मैं कैसा सरफेस चूज करूं, कैसा मैं गॉसियन सरफेस चूज करूं इसमें, तो पहला गॉसियन सरफेस शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस। तो एक क्लोज्ड सरफेस मुझे चूज करना होगा
और जो क्राइटेरिया मैंने बताया था उस हिसाब से चूज करना होगा। तो हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसमें मैं चूज कर रहा हूँ। क्यों, उसको हम लोग जस्टिफाई भी करेंगे। तो सपोज इस तरह से मेरे पास में एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने इसमें चूज किया, और ये जो है दिस शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, ये हर डायरेक्शन से पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, ऊपर नीचे कर्व्ड सरफेस और जो प्लेन सरफेस है, हर डायरेक्शन से दिस शुड बी क्लोज्ड। मतलब ऊपर भी सिलेंडर ऊपर से ऊपर से भी इस तरह से क्लोज होना चाहिए, और पूरा कर्व्ड सरफेस शुड बी क्लोज्ड। तो बेसिकली इसका सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो तरह का सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस और एक ऊपर नीचे वाला जो सरफेस है दैट इज प्लेन सरफेस। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग गॉस लॉ लिखते हैं तो दिस गॉस लॉ इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यही हमको यूज करना है। अब देखो यहाँ पे ये सरफेस चूज करने का क्या फायदा हुआ। अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस की बात करें, पहले इसको सरफेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एंड सेकेंड इज प्लेन सरफेस। तो प्लेन में मेरे पास कौन सा आ गया, प्लेन में मतलब एक ऊपर वाला इस तरह से आ गया और एक नीचे वाला, दो प्लेन सरफेस ऊपर नीचे, और कर्व मतलब इस तरह का पूरा कर्व। तो अगर हम लोग सबसे पहले कर्व्ड सरफेस में बात करें तो कर्व्ड सरफेस में देखो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट जो इन्फानाइट वायर है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट में इस तरह से बाहर की तरफ निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, बाहर की तरफ इस तरह से निकलता होगा। डायरेक्शन का अगर आइडिया होगा तभी हम लोग गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा तो नहीं है कि इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। हर जगह पे अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से होगा, नीचे की तरफ बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। हाँ, अगर यहाँ इस पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें, और पूरा ये 3D में विजुअलाइज करो इसको, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया में हर जगह पे ऐसा ऐसा ऐसा। एक इसको मैं सिलेंडर बोलता हूँ, तो हर पॉइंट पे ऐसा 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 ऐसा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, क्योंकि ये कंप्लीट इन्फानाइट वायर है इस तरह से। तो हर डायरेक्शन में ऐसा 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 नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अब इसके एरिया वेक्टर को जरा ध्यान से देखो। जो अगर सपोज एक छोटा सा एरिया वेक्टर यहां मैं चूज करता हूं, डीए के डायरेक्शन किधर है, डीए इधर है, ई इधर है, 0 डिग्री दोनों के बीच में। एक यहां छोटा सा एरिया कंसिडर करता हूं, डीए ई 0 डिग्री दोनों के बीच में। उसी तरह से इधर भी दिस इज डीए। डीए हम लोग डीए का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। यहां पर भी देखो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीए एंड ई और डीए के बीच में हर जगह पे कर्व्ड सरफेस में हर जगह पे 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो दिस एंगल इज बिटवीन ई एंड डीए दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री में बोल सकता हूं। वहीं पे प्लेन में बात करो, जो भी मेरे पास प्लेन सरफेस है जो कि ऊपर और नीचे सरफेस जो दिया हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, डीए का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ इस तरह से। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री है दैट मीन्स ई डॉट डी ए दैट इज गोइंग टू बी 0। दैट मीन्स फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, जो ऊपर नीचे वाला सरफेस, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे भी जो डीए का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव ऊपर की तरफ हो जाएगा। नीचे इसमें इस डीए का डायरेक्शन ये है, इसमें डीए का डायरेक्शन ये है, हर जगह पे परपेंडिकुलर हो रहा है प्लेन सरफेस में, ऊपर नीचे के सरफेस में। तो ई एंड डीए के बीच का जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री हियर, और इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो तो खत्म होने वाला है। दैट मीन्स इंटीग्रल ई डॉट डी को कंट्रीब्यूट कौन करेगा, कर्व्ड सरफेस ओनली। बस बात खत्म, कर्व सरफेस करने वाला है इसको कंट्रीब्यूट, और दूसरी बात है दोनों के बीच का एंगल 0, कहानी खत्म। इंटीग्रल ई डॉट डी ए मतलब सिंपली हो जाएगा, ई को मैं बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि हर जगह पे जो ई है दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि उसकी जो दूरी है, इसको दूरी को हम लोग सपोज आर बोल देते हैं, दिस डिस्टेंस इज आर। आर रेडियस का हमने इस तरह से एक सिलेंडर हमने कंसिडर किया, सिलेंड्रिकल, हमने आर रेडियर का सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस हमने कंसिडर किया है, ताकि हम आर डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर जगह पे सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं कि हर जगह पे ये आर डिस्टेंस पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी। हर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है ना, तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं हर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। और सपोज इसका जो लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर को मैं बोल देता हूं, लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज सपोज एल। आर रेडियस का सिलेंडर है और एल लेंथ का ये सिलेंडर है। तो अगर हम लोग बात करें साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, जो कि दो तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा था, एक कर्व्ड सरफेस से और एक प्लेन सरफेस से। तो अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस विल बिकम, क्योंकि ई जो है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, और तो हम लोग ई को बाहर निकाल सकते हैं
और दिस सिंपली विल बिकम इंटीग्रल ऑफ dA। और dA क्या है? कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया फॉर दिस सिलेंडर, क्योंकि जो कि r रेडियस का है और l लेंथ का है, तो जो भी हमारा गॉसियन सरफेस है जो और जो भी गॉसियन क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन क्लोज सरफेस दैट इज r रेडियस का सिलेंडर है और l लेंथ का सिलेंडर है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई r इंटू एल। तो ये तो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया की बात, जो इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अगर हम लोग प्लेन सरफेस के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी ए निकालना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 0। और अगर हम लोग टोटल निकालना चाहें, टोटल इंटीग्रल ई डॉट डी ए मतलब क्लोज सरफेस एरिया, दिस क्लोज सरफेस एरिया इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, तो दिस विल बिकम क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया का और प्लेन सरफेस, क्योंकि दोनों का सम विल बी सिंपली ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। ई डॉट डी एस जो इंटीग्रल साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए बन जाएगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो दैट दिस विल बिकम क्यू इनक्लोज्ड। अच्छा, अगर ये जो मेरा इनफाइनाइट वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग लेमडा कंसिडर करते हैं, तो दिस लेमडा, तो दिस इज लेमडा इज व्हाट? लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल चार्ज इंक्लोज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज इंक्लोज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो मेरा जो भी हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना लेंथ ऑफ वायर मेरे पास में आया है, कितना लेंथ ऑफ वायर है? दिस लेंथ ऑफ वायर इज एल। जो भी हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर लेंथ ऑफ वायर इज एल, तो एल को मैं लेमडा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो भी हमारा गॉसियन सरफेस, जो भी क्लोज सरफेस हमने एज्यूम किया था, जो भी सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस एज्यूम किया था, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? लेमडा इंटू एल। दिस इज लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो दिस ई विल बिकम लेमडा, एल से एल कैंसिल आउट कर दो, तो दिस ई विल बिकम लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं तो देखो नीचे वाला जो टर्म बचेगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इस तरह का बचेगा, तो उसको मैं के ऊपर की तरफ लिख सकता हूं, 2 पर रहेगा 2 के लेमडा बाई आर भी मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि हम लोग सेम रिजल्ट हमने देखा था कि जो भी हमने सेम रिजल्ट कूलम्स लॉ की मदद से जो हम लोगों ने निकाला था पहले पिछले लेक्चर्स में, तो सेम रिजल्ट हमारे से उससे मैच हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर दैट इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। अब नेक्स्ट हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर। और हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर बोलने का मतलब जो मेरा चार्ज है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस ओनली, बीच में खोखला है, ऐसा सिलेंडर जो बीच में खोखला है और जो उसमें चार्ज सिर्फ सिलेंडर के आउटर सरफेस में, जो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये दिस सिलेंडर गोज टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक इस तरह से फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक हो जा रही है, ठीक है, दिस गोज टू इन्फिनिटी, पूरा यहां से इन्फिनिटी, ऊपर तक इन्फिनिटी, नीचे तक इन्फिनिटी। ऐसे सिलेंडर के लिए जो अंदर से खोखला है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सिर्फ उसके सरफेस पे। अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल बात करने जा रहा हूँ, जो कि स्फीयर में भी जाके हम लोग बाद में जाके हम लोग स्फीयर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, वहां भी काम आने वाला है। अगर मैं तो बोलूं, अगर एक सपोज कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करूं, और कंडक्टिंग सिलेंडर में मैं बोलूं कि वो चार्ज सिलेंडर है, तो कंडक्टिंग सिलेंडर अगर हम लोग बोले, एक सपोज मैं इस तरह से कंडक्टिंग इसी तरह का सिलेंडर बनाता हूं, कंडक्टिंग है लेकिन ये एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, और सेम इसी तरह से इंफिनिटी को जा रही है भी, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ये अगर सॉलिड भी है, दिस कंडक्टर इज अ सॉलिड कंडक्टर, पूरा भरा हुआ है, अंदर में खोखला नहीं है, पूरी तरह से ये भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है। अब इस कंडीशन में भी मैं इसको अगर चार्ज देता हूं तो मैं क्या देखूंगा, ये सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है भाई, वो चार्ज को अंदर रहने देगा नहीं, और ये क्यों है, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन कर रखा है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अंदर अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो अंदर तो ये चार्ज रहने नहीं देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर चार्ज रहेगा नहीं, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कहां, अपने सरफेस पे। तो एक कंडक्टर अगर मैं बात करूं, एक सॉलिड कंडक्टर के लिए भी अगर मैं बातचीत करूं, तो चार्ज कहां पे होगा, सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट, तो चार्ज इस पे सरफेस पे ही आ जाने वाला है। मतलब जो भी डेरिवेशन हम लोग हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए करें वो इसके लिए भी वैलिड होगा, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर इनफाइनाइट, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ इसके सरफेस में रहने वाला है। तो अंदर खोखला रखो या अंदर मटेरियल डाल दो, कंडक्टर डालो, कंडक्टर अंदर कंडक्टर डाल दो या उसको खोखला रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता कंडक्टर को,
तो अगर एक सॉलिड कंडक्टर सिलिंड्रिकल इन्फिनाइट रखूं, या फिर एक हॉलो, मैं बोलूं हॉलो कंडक्टर जिसका कि इन्फिनाइट लेंथ है, इन्फिनाइट लेंथ, सिलिंड्रिकल मतलब सिलिंड्रिकल वो भी होना चाहिए, वो रखूं तो भी ये दोनों तो बात तो बराबर हो गए, ये दोनों दिस टू आर इक्विवेलेंट की, क्योंकि हम लोग तो चार्ज को देख रहे हैं ना, तो चार्ज तो सरफेस में ही जाने वाला है। या फिर मैं बोल सकता हूं एक नॉन कंडक्टिंग, अगर मेरे पास नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का कोई सिलेंडर बना हो जो कि हॉलो हो, ऐसा सिलेंडर जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ हो और हॉलो हो, तब भी अभी उसके पास ऑप्शन क्या है, सरफेस पे ही ऑप्शन है ना, नॉन कंडक्टिंग रहे चाहे कंडक्टिंग रहे। अगर मैंने उसको हॉलो कर दिया तो चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो इन तीनों केस के लिए सेम ही डेरिवेशन होगा, क्योंकि चार्ज इन तीनों केस में सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस पे हम लोग आ जाते हैं हॉलो सिलिंड्रिकल, इन्फिनाइट सिलिंड्रिकल, और हम लोग ऐसा बेज्यूम करेंगे कि जो चार्ज है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस ओनली। सर अंदर में कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सरफेस पे, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी से भी हम लोग बोलते हैं, सरफेस और एरिया चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। दिस इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये सारा डेफिनेशन हो गया, ये सब कुछ हमें पता है। अगर मैं सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मुझे टोटल चार्ज देगा। अच्छा, अब मुझे इस सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहां कहां पे, किसी भी पॉइंट आर डिस्टेंस पे जो कि इनसाइड सिलेंडर हो, ऐसे डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, और एक आर डिस्टेंस पे दैट इज आउटसाइड द सिलेंडर। अगर इसकी रेडियस में, सिलेंडर की रेडियस अगर कैपिटल आर बोलता हूं, तो एक मुझे इनसाइड दैट मींस आर लेस देन कैपिटल आर के लिए कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा मुझे कैलकुलेट करना है आर ग्रेटर देन आर, बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक इनसाइड का केस हो गया, एक आउटसाइड का केस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इनसाइड वाले केस को देखते हैं। तो इनसाइड वाला केस तो काफी सिंपल है, इसके लिए भी हमें कैसे पता है कि किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम लोग इसमें भी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करें, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां से हम लोग चूज करते हैं, और इस जो गॉसियन सरफेस हमने रखा है उसका जो रेडियस है दैट इज आर, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है जिसकी वजह से हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज एन इन्फिनाइट सिलेंडर, इन्फिनाइट, और इस पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओनली ऑन इट्स सरफेस, और वो कितना है, दैट इज सिग्मा, सपोज दिस इज सिग्मा। अब अंदर देखो, अगर हमने अंदर गॉसियन सरफेस लिया हुआ है अंदर में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी ए दैट इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो भी क्यू इनक्लोज्ड है इस सिलेंडर की वजह से अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर की सरफेस तो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है सिलेंडर की सरफेस, और हमने अंदर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो इसके ये जो हमने सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, इसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड है दैट चार्ज इनक्लोज्ड इज 0, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें जो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोले किस डायरेक्शन में होगी, अगर हम लोग ऐसा मान के चले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस एरिया के थ्रू, तो जो ई डॉट डी अगर हम लोग लिखे तो ई इंटू सिर्फ इसके कर्व सरफेस से हम लोग लेंगे, तो ई इंटू 2πr, अगर इसका लेंथ मैंने एल कंसिडर किया हुआ है, दिस लेंथ इज एल, जो गॉसियन सिलेंडर है दैट इज 2πr इंटू एल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एरिया वेक्टर इस एन कैप इस डायरेक्शन में जो हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो भी प्लेन सरफेस है उसके थ्रू तो 0 हो जाएगा, बट इधर वाले सरफेस की वजह से E इंटू 2πrl आएगा विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये जो Q इनक्लोज्ड है इस सरफेस के थ्रू दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने ई वेक्टर ई फील्ड हमने मान लिया कि इधर इस डायरेक्शन में है, बट ई फील्ड जो है वो हमारे पास 0 निकल के आ रहा है अंदर की सरफेस पे। जो भी सिलेंडर के अंदर जो भी हमने हॉलो सिलेंडर लिया हुआ है उसके अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, बिकॉज उसके थ्रू जो चार्ज इनक्लोज्ड है दैट इज 0, क्यू इनक्लोज्ड इज 0, क्योंकि चार्ज तो उसके बाहर है, सारा चार्ज उसके बाहर है। तो अंदर की चर्चा करना तो बेकार है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0 है, ई फील्ड इनसाइड इज 0,
यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड इज जीरो। तो अंदर वाले की चर्चा हमने कर ली, ई फील्ड इज जीरो इनसाइड। अच्छा, अब अगर हम लोग एक बाहर की सरफेस की बात करें, अगर हम लोग एक बाहर की सरफेस को ले, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? हमें अभी भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर में वो इस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी बाहर में। हमें नहीं पता कि कितनी होगी, बट बाहर में इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अभी भी हम लोग जो सरफेस लेंगे, जो गॉसियन सरफेस लेंगे, वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस हम लोग लेंगे। तो इस तरह का हम लोग एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं। इस तरह का हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि इसमें भी दो तरह के सरफेस। ये तो प्लेन सरफेस हो गया, दिस इज और प्लेन सरफेस एंड दिस इज और प्लेन सरफेस, और इधर वाला जो है दैट इज कर्व्ड सरफेस। तो अभी भी वही कहानी, अभी भी वही है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में, अगर इस पॉइंट पे हम लोग कहीं पे ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और एन कैप की जो डायरेक्शन है वो ऊपर में, एन कैप की डायरेक्शन इधर। तो जो कर्व्ड सरफेस, जो प्लेन सरफेस है, उसके लिए जो अगर हम लोग देखें एन कैप इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो प्लेन सरफेस के लिए तो हम लोग ऊपर नीचे बोले फ्लक्स इज जीरो फॉर प्लेन सरफेस। ठीक है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज जीरो प्लेन सरफेस के लिए, ऊपर नीचे के लिए, यहां पर साइक्लिक नहीं लगाएंगे। इंटीग्रल ई डॉट डी फॉर प्लेन सरफेस इट इज जीरो। और अगर हम लोग बात करें कर्व्ड सरफेस के लिए, तो दोनों के बीच का एंगल ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कर्व्ड से यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर अभी भी इधर, डी ए वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर इधर, इस पॉइंट पे डी ए वेक्टर इधर। इसी तरह से हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर इधर। तो ई और डी ए के बीच का एंगल 0 है। ठीक है, ऊपर नीचे के लिए जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 0। तो बस हमें फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस पे निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं कि साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए फॉर कंप्लीट सरफेस, फॉर कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इंटीग्रल ई डॉट डी ए बोले तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का कंट्रीब्यूशन आएगा। ये हम लोग देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। तो दिस टर्म बिकम्स ई, हर जगह पे सेम है, तो ई को मैं बाहर निकाल दूं। और जो सपोज ये दिस इज आर, दिस लेंथ इज आर, जो रेडियस है सिलेंडर का, जो रेडियस है दैट इज दिस रेडियस इज आर, स्मॉल आर, क्योंकि आर डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल। तो इसकी कर्व सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी? इसकी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एल। तो ई डॉट डी ए इतना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल, डॉट नहीं है, ई इंटू 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इनक्लोज्ड कितना है देखो, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इंटू ये कितना ये इस क्लोज सरफेस में कितना इनक्लोज हो रहा है, कितना एरिया इनक्लोज हो रहा है। तो इसकी जो रेडियस है दैट इज आर, देखो ध्यान करो कितनी रेडियस पे इसका इनक्लोज हो रहा है। तो एल लेंथ का सिलेंडर देखो, वो उसके रेडियस इज आर। तो उसका जो कर्व्ड सरफेस है, जो कि जिसकी वजह से हम लोग को निकालना है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। क्योंकि कहां पे ये चार्ज कहां पे है? अंदर वाले सिलेंडर पे है ना, क्योंकि कैपिटल आर वाला सिलेंडर है। तो इतने पार्ट में कितना चार्ज आ रहा है वो हमको देखना है, अंदर वाले की वजह से, जो कि आर रेडियस है, जिसका अंदर वाले सिलेंडर के जो सरफेस पे कितना चार्ज है, वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है अंदर वाले सिलेंडर के सरफेस पे। तो वो कितना है? अंदर वाले सिलेंडर का सरफेस जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर वाला सिलेंडर। बाहर तो हमारा जो भी हमने गॉसियन सिलेंडर सेलेक्ट किया उसको नहीं, चार्ज किस पे है? चार्ज अंदर वाले सिलेंडर पे है, और उसके कर्व्ड सरफेस पे कितना चार्ज है? 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा, सिग्मा इंटू एरिया। दिस इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से 2 पाई एल, यहां से 2 पाई एल यहां से कट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास निकल के आ जाएगी सिग्मा आर बाई स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इनफिनाइट सिलेंडर बाहर में, और अंदर में इनसाइड कितना है? दिस इज ई आउटसाइड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर पे सिग्मा आर अपॉन आर स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट।
तो सिग्मा आर इज कांस्टेंट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ 1/r आउटसाइड दिस इनफाइनाइट सिलेंडर, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर। अब मैं अगर इसी चीज को प्लॉट करना चाहूं तो सपोज ये मेरे पास सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है जो हमने बातचीत करी, और यहां से मैं दिस इज माई r इक्वल्स टू 0, और यहां से मैं r बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं r बढ़ाता जाऊंगा, एंड इस पॉइंट पे मेरा r इक्वल्स टू r हो जाएगा, दिस पॉइंट इज r इक्वल्स टू r, दिस लाइन। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करना चाहूं अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू कैपिटल R से इस तरह से मूव करते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं वो देखते हैं। ये जो है दिस इज इनफाइनाइट, दिस लेंथ इज इनफाइनाइट, ठीक है। हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r, हम लोग वेरी कर रहे हैं, तो किस तरह से वेरी कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि इनसाइड ऑफ दिस सिलेंडर, जो भी हमारा हॉलो सिलेंडर था, उसके अंदर जो है हमने देखा था, गॉस लॉ से हमने प्रूव किया था कि अंदर में जो फील्ड है दैट इज इक्वल टू 0, अंदर में हर जगह पे फील्ड इज 0, हर जगह पे फील्ड इज 0। तो r इक्वल्स टू 0 से लेके, दिस इज r इक्वल्स टू 0 से लेके r इक्वल्स टू कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, यहां से बाहर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करके क्या रखा है, सिग्मा r अपॉन r एप्सिलॉन नॉट, E दैट इज इक्वल टू सिग्मा r अपॉन r एप्सिलॉन नॉट। और यहां से मैं बता रहा था कि दिस सिग्मा r इज कांस्टेंट अपॉन एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, 1 अपॉन r का फंक्शन है, बेसिकली k टाइम्स समथिंग सम कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन r। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया, y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, किस तरह का फंक्शन है ये, वाई एक्स इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग किस तरह से प्लॉट करते हैं, देखो सपोज दिस इज माई एक्स इक्वल्स टू आर, तो आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये इस तरह का हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। ये हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स या एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से वेरी करेगी, यहां से अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड का जंप देखने को मिलेगा, और इस पॉइंट पे देखो r इक्वल्स टू कैपिटल R रखते हैं, तो दिस पॉइंट बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, r इक्वल्स टू कैपिटल R रखो, दिस टर्म बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे r इक्वल्स टू कैपिटल R पे इस तरह से होगी, और वो फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, बिकॉज r के साथ वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा, और इस तरह का फंक्शन हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बातचीत करें सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर की, दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूं कि चार्ज इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट्स वॉल्यूम, तो ये कैसा केस हो गया, अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड किया हुआ है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं दिस इज, पर जरूर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होगा, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर होगा ये, ठीक है, क्योंकि अगर कंडक्टर रहेगा तो वो क्या होगा, चार्ज पूरे पूरे सरफेस पे चले जाएंगे, तो वो हॉलो का केस बन जाएगा। और अगर चार्ज अंदर है, पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है, दैट मीन्स ये कंडक्टर तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्टर में जो चार्ज बाहर चले जाएंगे सरफेस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही सिर्फ सरफेस जो चार्ज है वो सरफेस पे चले जाएंगे। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर इंसुलेटर्स की बात करें या फिर नॉन कंडक्टर्स की बात करें, तो चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। अच्छा, अगर ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड है, पूरे सॉलिड सिलेंडर, पूरे सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में, दैट मीन्स हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग बोल सकते हैं रो इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम बोलेंगे तो कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह के सिलेंडर के लिए जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में इस तरह से स्प्रेड है, नॉट ओनली इन द सरफेस बट कंप्लीट वॉल्यूम में, चलो इस तरह से स्प्रेड है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे रो के टर्म्स में, जो कि हमने डिफाइन किया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, रो के टर्म्स में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द सिलेंडर। जो मेरे पास इनफाइनाइट सिलेंडर, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, इनसाइड द सिलेंडर एंड ऑल्सो आउटसाइड द सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग इनसाइड द सिलेंडर सारी बातचीत करते हैं। ये मैं फटाफट रब कर देता हूं एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं जो हमारा
गॉसियन सरफेस होगा इनसाइड के लिए, वो भी एक सिलेंडर होगा। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी कि क्यों हम लोगों को सिलेंडर लेना है। तो ये सपोज मैंने इस तरह का एक गॉसियन सरफेस चूज किया, इस तरह का गॉसियन सरफेस चूज किया, और यहां से मैं इसका जो रेडियस ले रहा हूं स्मॉल आर, क्योंकि आर डिस्टेंस में मुझे कैलकुलेट करना है कि फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अभी इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ही होगा और सबका मैग्नीट्यूड इज सेम। ये बात भी अभी हमें समझ में आ चुकी है, क्योंकि हमने बहुत ऐसा हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है बाहर की तरफ, ठीक है। और सबका मैग्नीट्यूड इज सेम, सपोज ई है। और इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नीचे वाला प्लेन सरफेस और ऊपर वाले प्लेन सरफेस के थ्रू फ्लक्स विल बी जीरो। बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया और अभी और डिस्कस नहीं करेंगे इसके ऊपर, काफी हो गया डिस्कशन। अब मैं अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रल लूं ई डॉट डी ए के लिए, तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ई डॉट डी ए मेरे पास क्या बनेगा, सिर्फ मेरे पास कर्व सरफेस की वजह से डी ए आएगा और ई इंटू बन जाएगा। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, सपोज इसका लेंथ इज एल, एल लेंथ का मैंने सिलेंडर लिया, आर रेडियस के, स्मॉलर रेडियस का, ई इंटू 2πr इंटू एल। तो ये हो जाएगा मेरे पास टोटल ई डॉट डी ए का कंप्लीट क्लोज्ड इंटीग्रल। ऊपर वाला तो खत्म हो गया, बस कर्व सरफेस एरिया की वजह से जो आया। अब क्यू इनक्लोज निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसको मुझे इसके वॉल्यूम से, जो भी ये जो सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस चूज किया ना, दिस इज माय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, जबकि चार्ज डेंसिटी मुझे रो दी हुई है। तो दिस इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट जो भी गॉसियन सिलेंडर है, तो वो पता चल जाएगा कितना उसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है, जो भी हमारे पास में सिलेंडर जो हमने गॉसियन सिलेंडर चूज किया हुआ है। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, और इसका वॉल्यूम हम लोग कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म हो गया। यहाँ से एल से एल गया, आर से एक आर गया, पाई से एक पाई गया, और ई मेरे पास निकल के आ जाता है रो इंटू आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर और इनफाइनाइट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू ई, दैट इज रो आर बाई 2 एप्सिलॉन। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू, मैं देख सकता हूं ई इज प्रोपोर्शनल टू आर यहाँ पे, ठीक है। तो ई प्रोपोर्शनल टू आर यहाँ मेरे पास में आ रहा है। ये कहाँ की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर at a distance r from its axis। इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे, इसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हम लोग अगर बात करें आउटसाइड अगर हम लोग बात करें आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग फिर से एक गॉसियन सरफेस लेंगे, अभी भी सिलेंड्रिकल होगा, और क्यों होगा वो हमें पता है कि अब इतना हमें समझ में आ चुका है कि इस तरह का सिमेट्री से ये हम लोगों को यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में गॉसियन सरफेस आ गया, और अभी भी हमें पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ए वेक्टर का डी ए वेक्टर का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, और उसी तरह से इसके थ्रू फ्लक्स और इसके थ्रू फ्लक्स विल बी जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ई, एंड डी ए का भी जो डायरेक्शन होगा यहाँ से, वो डी ए भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। अभी इतना हमें समझ में आ चुका है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए में बोलूँ अगेन, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए यहाँ पर भी अगर सपोज दिस रेडियस इज सपोज आर, क्योंकि आर डिस्टेंस में मुझे कैलकुलेट करना है, एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, तो दिस ई डॉट डी ए विल बिकम ई इंटू 2πrl। यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है। अब इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड कितना है इसके अंदर, तो देखो अभी चार्ज इनक्लोज्ड कौन से एरिया में है, इतने एरिया में, इतने वॉल्यूम में चार्ज इनक्लोज है, एरिया नहीं वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में, ठीक है। जो अंदर वाला वॉल्यूम एक बार फिर से दिखाता हूँ, इतने वॉल्यूम में चार्ज इनक्लोज्ड है, इतने वॉल्यूम में। अब इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, सपोज दिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस इज कैपिटल आर, सपोज दिस इज माई कैपिटल आर, जो बड़ा वाला, जो जिस सिलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट सिलेंडर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कैपिटल आर। तो अब इसमें कितना चार्ज अंदर में है, तो अंदर में चार्ज कितना है, रो, हम लोग इसकी जो डेंसिटी है दैट इज रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, पाई
आर स्क्वायर इंटू एल, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा हमने ले लिया, पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर है यहाँ पे, बाहर वाला नहीं, क्योंकि यहाँ बाहर में इसके कैपिटल आर के बाहर तो चार्ज है नहीं, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इतनी बात तो समझ में आ ही जाती होगी, एल से एल कैंसिल, और कुछ पाई से पाई कैंसिल, और कुछ नहीं, ई इज इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है, electric field outside the cylinder, this solid infinite cylinder, that is given by, that is proportional to 1 by r, some proportionality constant into 1 by r। जो अंदर था वो किस तरह से वेरी कर रहा था, अंदर था वो वेरी कर रहा था प्रोपोर्शनल टू r, बाहर किस तरह से वैलिड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1 by r। अब इसी चीज को अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो हम लोग ये प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज माई r इक्वल्स टू 0 और r मैं इस तरह से इंक्रीज करते जा रहा हूँ, एंड दिस पॉइंट इज r इज इक्वल टू कैपिटल R। और अगर हम लोग R को इस तरह से इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस तरह से वेरी करेगी। तो हमने देखा कि जो इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R के प्रोपोर्शनल है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। ठीक है, तो पहले जो ग्राफ होगा इनसाइड के लिए R इक्वल्स टू कैपिटल R तक, दिस इज फॉर प्रोपोर्शनल टू R तब तक, फॉर R लेस देन कैपिटल R, एंड दिस इज फॉर व्हाट, R ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करना चाहें तो सपोज मैं ये लाइन बना रहा हूं, दिस इज माय लाइन ऑफ R इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यहां से यहां तक जो आएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोपोर्शनल टू R, और वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मुझे आएगा, R इक्वल्स टू 0, दिस इज R इक्वल्स टू R, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग प्लॉट करें यहाँ से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले में, तो इनसाइड विल बी प्रोपोर्शनल टू R। अब इसके आउटसाइड अगर हम लोग प्लॉट करें तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, दिस इज प्रोपोर्शनल टू इनसाइड 1 R के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 1 बाई R के प्रोपोर्शनल है, तो फिर से कैसा होगा, फिर से मुझे एक इस तरह से हाइपरबोलिक कर्व इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू R मतलब स्ट्रेट लाइन, एंड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R दैट मीन्स मुझे हाइपरबोलिक कर्व इस तरह को देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग R इक्वल्स टू कैपिटल R पे बात करें तो दिस टर्म्स बिकम, जो E की जो वैल्यू आएगी, दिस इज रो कैपिटल R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां से अगर हम लोग देखें तो रो कैपिटल R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से यहां भी अगर हम लोग R इक्वल्स टू R पुट करते हैं यहाँ पे, तो E की वैल्यू कितनी आ जाती है, रो R स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से दी हुई है, और इंटू 1 बाई कैपिटल R। तो यहाँ से भी देखो रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाती है वैल्यू। तो अगर हम लोग देखें तो दोनों केस में मुझे रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो दिस की जो वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों केस में यहाँ से भी देखो रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, यहाँ से भी रो R बाई 2 एप्सिलॉन मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं, रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट की वैल्यू होगी, और वो इस तरह से डिक्रीज होगा 1 बाई R के फंक्शन से। अब नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट यूजिंग गॉस लॉ। तो देखो ये हमारे पास इन्फिनाइट शीट है, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह की है हमारे पास में। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इस तरह से मैं बना रहा हूँ, और ये जो शीट है दिस इज इन्फिनाइट, दोनों हर डायरेक्शन में ये इन्फिनाइट है, इधर से भी इन्फिनाइट है, इधर से भी इन्फिनाइट है, और ये इस डायरेक्शन में भी इन्फिनाइट, पूरी तरह से इन्फिनाइट है। और इसकी वजह से मुझे सपोज एट अ डिस्टेंस यहाँ से R में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस R। अब देखो इसमें हम लोग किस तरह का गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। तो क्या मैं इसमें इस तरह का गॉसियन सिलेंडर चूज कर सकता हूँ, ऐसा सरफेस में चूज कर सकता हूँ, कोई सेंस नहीं बनेगा इसमें। अगर इस तरह का मैं अगर यहाँ पर गॉसियन ये सिलेंडर यहाँ से उठाऊँ, लगा यहाँ पे लगाता हूँ, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम नहीं रहेगी। लगा के देख लो, इसको यहाँ पर सेट कर दो, इसको अगर मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ, कुछ इस तरह का भी सरफेस लेता हूँ मैं, तो देखो हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मतलब सेम नहीं रहेगी इस केस में। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा इस केस में। तो हमें क्या करना है, हमें एक इस तरह का गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा। ये सारा जो चीज है ना, ये धीरे धीरे खुद से फील आने लगेगा कि किस तरह से हमें गॉसियन सरफेस चूज करनी है। अगर मैं इस तरह का एक गॉसियन सरफेस चूज करता हूं इस तरह से, और इसी तरह से मैं इसको इस दूसरे डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं, इस इधर वाले डायरेक्शन में भी, तो कुछ इस तरह का गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर लिया। समझ रहे हो ना, शीट के इधर शीट से दोनों तरफ से पार होता हुआ एक गॉसियन क्लोज्ड सरफेस है ये, पूरे शीट के बीच से एक शीट है, समझ लो शीट है, उसमें से घुसा दिया तुमने इस तरह से,
सिलेंडर पूरा घुसा दिया इधर से पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि सीट बाहर निकल के आ गई उस पॉइंट के लिए, बट ऐसा समझो कि एक हाइपोथेटिकल तुमने एक गॉसियन सरफेस लिया, क्लोज्ड सरफेस, पूरा का पूरा सिलेंडर ऐसे बीच में एक इस तरह की शीट है समझ लो, और इसमें तुमने सिलेंडर घुसा दिया इधर अंदर। अच्छा, अब इस तरह से सिलेंडर अब घुसा ही दिया है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिग्मा इज क्या हम लोग बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा को मैं अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब इस गॉसियन सरफेस पे अगर जो हमने कंसिडर किया है, इस पे अगर ध्यान से देखें तो शीट की वजह से, किसी भी शीट की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में होगी, शीट की वजह से इस डायरेक्शन में होगी। ऐसी तो नहीं होगी शीट की वजह से, शीट ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इधर से ये शीट पूरी इन्फानाइट है, ऊपर से इन्फानाइट, लंबाई में चौड़ाई में पूरी इन्फानाइट है, पतली सी शीट है, और वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसी ऐसी इधर वाले डायरेक्शन में ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो यहां से हम लोग देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग अंदर वाले पॉइंट में भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी तरह से इस डायरेक्शन में देखें तो इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहाँ सरफेस में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस हम लोग को तो सिर्फ मतलब है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, दैट मीन्स इस सरफेस को छोड़ के जहां से निकल रही है वहां से हमें मतलब है। अच्छा, अगर हम लोग नॉर्मल वेक्टर की बात करें, डीए वेक्टर की, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डीए की डायरेक्शन जो है आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ से डीए आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ से डीए आउटवर्ड नॉर्मल। अब समझ में आ रहा होगा कि इस तरह का हमने क्यों गॉसियन सरफेस चूज किया। यहाँ से भी डीए आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ से भी डीए आउटवर्ड नॉर्मल। अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूँ, ये तो प्लेन सरफेस के लिए बात कर लिया, अब जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस जो इधर वाला एरिया, अब इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा डीए, यहाँ के लिए डीए बाहर की तरफ, हर जगह पे डीए बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। छोटा छोटा एरिया देखता हूँ, छोटे छोटे एरिया ऐसा करके सबको सम करना है ना, ये बाहर की तरफ, कर्व्ड के लिए सब में एरिया बाहर की तरफ। और वो देखो कर्व्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री बना रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस केस में जो अगर हम लोग बोले कि जो कर्व्ड सरफेस है वो उसका जो फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से दैट इज इक्वल टू 0, और जो प्लेन सरफेस एरिया है उसकी वजह से फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। दैट मीन्स मैं एक चीज यहां से बोल सकता हूं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से मैं बोल सकता हूं दिस ई डॉट डी ए इज ओनली फॉर दिस प्लेन एरिया, दिस प्लेन एरिया, और कर्व्ड की वजह से 0 होगा इसमें, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ई डी ए, ई हर जगह पे सेम है तो ई को बाहर निकाल सकता हूं मैं, और इंटीग्रल ऑफ डी ए में बोल सकता हूं विच इज इक्वल टू क्यू इन। अच्छा, इसमें क्यू इन कितना है, देखो जो सिलेंडर तुमने बीच में घुसेड़ा है ना इधर इनफाइनाइट शीट के अंदर में, हाइपोथेटिकल, तो जहां पे इस पॉइंट पे जितने चार्ज है बस उतने ही चार्ज इसने कवर किया हुआ है, इतने ही चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, जिसमें मैंने जो राउंड करके दिखाया हुआ है, क्योंकि इतने ही चार्ज यहाँ इस सिलेंडर ने यहाँ पे इनक्लोज किया, बाकी वो बाहर फिर निकल गया है। तो जो भी हमारा गॉसियन सरफेस ने इतने ही चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, और ये चार्ज कितना है, अगर मैं इस सिलेंडर की रेडियस को अगर मैं बोलूं, इस सिलेंडर का जो रेडियस है सपोज दिस रेडियस इज आर, और इसका जो लेंथ है सपोज दिस लेंथ इज एल। ठीक है, इस सिलेंडर की बात कर रहा हूं जिसमें दिस सिलेंडर का जो रेडियस है दिस इज आर एंड दिस लेंथ इज एल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू इनक्लोज्ड कितना है इस केस में, क्यू इनक्लोज्ड इज पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ध्यान से देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इज टोटल चार्ज, तो टोटल एरिया जिसमें वहां से क्लोज सरफेस के अंदर जो कि आ रहा है दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, इतना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी अगर हमने जो किया था तो देखा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से जो फ्लक्स है दैट इज 0, और सिर्फ प्लेन सरफेस एरिया की वजह से फ्लक्स आ रहा है दोनों साइड में, इधर और इधर। तो एक साइड में कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू ई, दूसरे साइड का भी पाई आर स्क्वायर इंटू ई, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल इज 0 ना, दोनों के बीच का एंगल ई और डी के बीच का एंगल 0 फॉर प्लेन सरफेस ऑफ दिस गॉसियन, जो भी हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो ई और डी के बीच का एंगल 0 है, तो ई इंटू सिंपली ई इंटू ए हो जाएगा, एक सरफेस इधर का एक सरफेस उधर का, ई इंटू पाई आर स्क्वायर एक का, ई इंटू पाई आर स्क्वायर दूसरे का, तो 2e इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज ई इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं बोल सकता हूँ दिस पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट एनी डिस्टेंस आर that will be equal to sigma upon epsilon naught, and that is independent of distance.
तो ई हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर अ इनफाइनाइट शीट। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो इनफाइनाइट शीट की बात करेंगे। तो इससे पहले जो हमने बात की थी वो थिन इनफाइनाइट शीट थी, अभी भी ये इनफाइनाइट शीट है बट ये एक थिक इनफाइनाइट शीट है। दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी को, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और ये थिन नहीं है, यहाँ सारे ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और ये थिन नहीं है, ये थिक है। और इसकी थिकनेस क्या है, सपोज इसकी थिकनेस इज डी विड्थ की इस तरह की शीट है, ठीक है, डी विड्थ की, उसमें उसकी कुछ विड्थ है। और इसकी वजह से सपोज मुझे बाहर निकालना है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस थिक इन्फाइनाइट शीट की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये कैलकुलेट करके देखना, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है। अगर इसमें जो क्योंकि ये पूरे का पूरा, अब ये वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिग्मा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम की जब बात करेंगे, तो रो के टर्म्स में ये इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसके बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो रो को तुमको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तुमको सिग्मा के टर्म्स में ये रिजल्ट ला के दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको तुम अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में सिग्मा ये इस तरह से आ जाएगा। तो बाहर निकाल के देखना, दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओनली, सिग्मा के टर्म्स में, रो को सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर के लिए आ जाएगा। अब अगर हम लोग अंदर, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकालना है एक थिक इनफाइनाइट शीट के लिए। अब सपोज मुझे इस इनफाइनाइट शीट, जो कि थिक इनफाइनाइट शीट है, उसके अंदर मुझे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग देखो किस तरह से हम लोग इसमें गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी भी हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, और वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह का हम सिलेंडर चूज करेंगे, और मैं इसको 3D में इस तरह से बना रहा हूँ। इस तरह का एक ऐसा सिलेंडर हम लोग कंसिडर करेंगे। ये ऐसा समझो, ये मेरे पास थिक इनफाइनाइट शीट है, ये कुछ विड्थ की है, ठीक है, दिस इज माई थिक इनफाइनाइट शीट, और इसके बीच का डिस्टेंस इज सपोज d। तो मेरा जो सिलेंडर होगा वो ऐसा होगा, और वो जो सिलेंडर होगा वो जो गॉसियन सिलेंडर हमने सेलेक्ट किया है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, एकदम बिल्कुल सेंटर में। और जिस डिस्टेंस में कैलकुलेट करना रहेगा उस बीच में हम लोग उसको उस तरह से डालेंगे, उस सिलेंडर को। वो सिलेंडर बीच में है, दोनों शीट के बीच में कुछ तरह से। तो इसको हम लोग 2D में कुछ इस तरह से बना सकते हैं। सपोज ये मेरे पास डी विड्थ का, सपोज ये डी विड्थ है ना, तो डी विड्थ का इस तरह से इन्फाइनाइट शीट है मेरे पास में, और जो हमने सिलेंडर जो कंसिडर किया है वो इसके बिल्कुल इसके बीचों बीच जो एक्सिस पार हो रही है, इसमें इस तरह का एक हमने गॉसियन सरफेस चूज किया हुआ है, ठीक है। ये सिलेंडर हमने घुसा दिया बीच में, इस तरह की थिक इन्फाइनाइट शीट है, उसके बीच में इस तरह से हमने डाल दिया। अच्छा, अब इस तरह से डाल दिया तो हमें पता है कि यहाँ पे जो इसमें इसके अंदर कुछ चार्ज इंक्लोज हुआ होगा, कि इस गॉसियन सरफेस ने कुछ वॉल्यूम इंक्लोज किए होंगे, और उस वॉल्यूम में कुछ उसने चार्ज इंक्लोज किया, क्योंकि ये अंदर में पूरी तरह से चार्ज है, ठीक इनफाइनाइट शीट है ना, तो पूरी तरह से चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में इसका चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। दैट मीन्स इसको मैं रो के टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो के टर्म्स में इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। और हम लोग बोलेंगे कि सपोज इस पॉइंट पे मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इधर इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इतना मुझे पता है। और जो अगर मैं कर्व सरफेस से बात करूं, तो कर्व सरफेस से जो एरिया है, कर्व सरफेस है, उस एन कैप इस डायरेक्शन में होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस डायरेक्शन में है। तो कर्व सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच का जो एंगल होगा वो इस केस में 90 डिग्री होगा, और कर्व सरफेस एरिया से जो नेट फ्लक्स होगा वो इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, दोनों तरफ, इस डायरेक्शन में देखें तो इस तरफ बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी r डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे देखें तो इस डिस्टेंस में बाहर की तरफ होगी, जो भी शीट होगी उससे बाहर की तरफ। तो अगर हम लोग साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए लें, विच इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लोग बात करें तो ये मेरे पास में आ जाएगा, सिर्फ मेरे प्लेन सरफेस की वजह से आएगा, क्योंकि प्लेन सरफेस में ही सिर्फ ये जो फ्लक्स है वो प्लेन सरफेस की वजह से ही कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल इज 0 डिग्री, क्योंकि एन कैप और इसके बीच का एंगल यहाँ पे 0 है। सपोज ये जो मैंने सिलेंडर लिया है, गॉसियन सिलेंडर लिया है, इसका जो रेडियस है दैट इज सपोज कैपिटल आर, इसका रेडियस इज कैपिटल आर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका रेडियस इज कैपिटल आर,
और यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था। ये जो मेरी एक्सिस है इससे आर डिस्टेंस पे मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास इस तरह की प्लेट है, ठीक है, और उसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, उसकी जो सेंटर एक्सिस है उससे आर डिस्टेंस पे मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है। ये डिस्टेंस आर है, तो अगर ये आर है दिस इज ऑल्सो आर, तो टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी? टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर हो गई 2r। ध्यान से देखो, टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी? 2r। अच्छा, अब मैं इंटीग्रल ई डॉट डी ए लिखूँ तो ये सिर्फ किसकी वजह से? प्लेन सर्फेस की वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा है, और दैट इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर एक तरफ, ई इंटू पाई आर स्क्वायर दूसरी तरफ, तो दिस बिकम्स 2e इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है। एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, इसमें इस सिलेंडर में क्यू चार्ज कितना इंक्लोज्ड है? सपोज इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो इंटू टोटल वॉल्यूम, ये जो पूरा सिलेंडर में टोटल वॉल्यूम में वो चार्ज को इंक्लोज कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है? दैट इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू इसका लेंथ, लेंथ कितना है सिलेंडर का? 2r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स आर ये प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, इनसाइड में जो भी इनसाइड होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इन्फिनाइट शीट के अंदर हम लोग किसी भी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाहर का कितना होगा? बाहर का तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इस सिग्मा को रो के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अगर हम लोगों ने जितना लेंथ लिया है उसके हिसाब से ये सिग्मा जो है वो रो के टर्म्स में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग बातचीत करें हॉलो स्फीयर की, तो हॉलो स्फीयर अगर हम लोग बोलते हैं तो कौन कौन से केस हमारे पास में आ जाते हैं? हॉलो स्फीयर बोलने का मतलब कि जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी चार्ज मेरे पास में है स्फीयर के इस तरह से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो अगर सिर्फ सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज द कंडीशन फॉर हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में कौन कौन से आ जाएंगे? अगर मैं बात करूँ एक कंडक्टर की, अगर एक कंडक्टर सॉलिड भी हो तो भी उस पर क्या होगा कि अगर हम लोग चार्ज देंगे तो वो सारे के सारे सिर्फ सरफेस पे आ जाएगी, वो अभी भी खोखला बिहेव करेगा। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर एक कंडक्टर है जो कि सॉलिड है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, दैट मीन्स चार्ज तो अभी भी सारे के सारे सरफेस पे ही आने वाले हैं, तो वो भी एक खोखले स्फीयर की तरह ही काम करेगा, एक हॉलो स्फीयर की तरह ही काम करेगा। तो जो भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे हॉलो स्फीयर के लिए सेम इज वैलिड फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर मैं बात करूं एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग, तो हॉलो कंडक्टिंग बोले या सॉलिड कंडक्टिंग बोले, चार्ज तो सारे सरफेस पे ही आने वाले हैं, तो दोनों हॉलो स्फीयर की तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा वो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी सेम होगा। और हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हॉलो में नॉन कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये भी सेम सेम बिहेव करेगा। अब हॉलो ही बोल दिया मतलब अंदर तो कुछ रखा हुआ नहीं है, तो चार्ज तो अंदर होगा नहीं, और नॉन कंडक्टिंग रहे चाहे कंडक्टिंग रहे तो वो हॉलो की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये तीनों केस जो है इसको हम लोग इस तरह से हॉलो स्फीयर के अंदर में हम लोग इस तीनों केस को स्टडी कर सकते हैं, तीनों के लिए सेम ही रिजल्ट होगा। इस चीज को समझना जरूरी है। सेम चीज हमने सिलेंडर के केस में भी हमने बात की थी। अच्छा, इसको कभी कभी स्फेरिकल शेल भी बोल देते हैं, स्फेरिकल शेल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, या फिर कुछ भी नाम से इस सारे नाम से इसमें हम लोग इसको बुला सकते हैं। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो सपोज इस तरह से मेरे पास एक हॉलो स्फीयर इस तरह से दिया हुआ है और इस पर कुछ चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। सपोज क्यू चार्ज को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसकी वजह से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो अगर अंदर की सरफेस पे अगर मैं देखूं तो अगर अंदर में इस पे हम लोगों को इतना पता है कि हम लोगों को जो गॉसियन सरफेस चूज करना होगा वो एक स्फेरिकल सरफेस ही चूज करना है, इतना तो हमें सिमेट्री से पता चल चुका है। तो सपोज मैं इस हॉलो स्फीयर के अंदर एक गॉसियन सरफेस चूज करता हूं, दैट इज एक क्लोज्ड सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? एक क्लोज्ड सरफेस होगा, और इसके अंदर चूज किया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से होगा, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अच्छा, अगर इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में है और एन कैप की भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। तो अगर हम लोग अंदर के लिए बात करें तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए दैट इज क्यू इनक्लोज्ड
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे हम लोग बात करेंगे ई डी ए विल बी इक्वल टू, अगर सपोज आर रेडियस का मैंने चूज किया है तो ई हर जगह पे सेम होगा और डी ए के साथ वो एंगल कितना बना रहा होगा 0 डिग्री, तो ई डी ए कैन बी ई टाइम्स ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बोलेंगे हम लोग, और ई इंटू सपोज आर डिस्टेंस में दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड? सारे के सारे चार्ज तो बाहर हैं, अंदर तो कुछ भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स क्यू इनक्लोज्ड इज 0, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना था दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग इनसाइड के लिए हमने बात कर लिया कि इनसाइड में इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा एक हॉलो स्फीयर के केस के लिए। अब इसके हम लोग बाहर की सरफेस की बात करें, एट ए डिस्टेंस, सपोज एट ए डिस्टेंस आर में अगर हम लोग बात करें, इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इस तरह का एक गॉसियन सरफेस चूज करूंगा, इस तरह का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने चूज किया, इस तरह का गॉसियन सरफेस है, पूरा स्फेरिकल है। अब सेम वही कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा, इंटीग्रल ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डी ए दैट इज ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज ई हर जगह पे इधर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग मान सकते हैं ई को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और हर एक जगह पे इसके डी ए के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो अभी भी 0 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। और ये कैसे पूरा पूरा 3D में, पूरा 3D में ऐसा बना रहा होगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट 3D। तो ई डॉट डी ए कैन बी रिटन एज, ई हर जगह पे कांस्टेंट है और डी ए के साथ 0 डिग्री बना रहा है, देन सिंपली दिस इज ई साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इनक्लोज्ड? क्यू इनक्लोज्ड तो हमें पता है कि ये सिर्फ सरफेस में ये चार्ज, टोटल चार्ज है, ठीक है, ये पूरे का पूरे सिर्फ सरफेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है हमने देखा था, ये जो टोटल सरफेस पे क्यू चार्ज सपोज यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू इन मेरे पास कितना हो गया, क्यू चार्ज को पूरी तरह से वो इसने इनक्लोज कर लिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस कैन बी रिटन एज डी ए। व्हाट इज डी ए? इंटीग्रल ऑफ पूरे का पूरा कंप्लीट डी ए, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एक स्फीयर हो गया ये 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड ई विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग उसको इधर ले जाते हैं, दिस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मैंने ले लिया, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं एक हॉलो स्फीयर के लिए बात करूं तो हॉलो स्फीयर के अंदर ई इनसाइड दैट इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ई आउटसाइड एट अ डिस्टेंस आर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये के क्यू बाई आर स्क्वायर तो जाना पहचाना है, हाँ ये जाना पहचाना है। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या होता है कि एक पॉइंट चार्ज अगर आर डिस्टेंस पे रखी हुई है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स मैं स्फीयर से जैसे ही बाहर निकलता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक स्फीयर की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से, दैट इज इक्विवेलेंट टू उसके सेंटर पे अगर एक चार्ज मैं क्यू रख दूं, जितना चार्ज उसके स्फीयर में जो हॉलो स्फीयर है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू चार्ज, उस चार्ज को उठा के मैं अगर एक उसके सेंटर पे भी रख दूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलता है। तो मैं अगर आर डिस्टेंस पे जाता हूं और वहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये आर डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है या फिर एक हॉलो स्फीयर है उस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो रिजल्ट हमें मिला है दैट इज के क्यू बाई के इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज के इक्विवेलेंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मिला है। मतलब एक हॉलो स्फीयर में इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या उसके सेंटर में एक चार्ज मैंने रख दिया है, दोनों केस के लिए मुझे सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे सेम मिल रही है। अब मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर प्लॉट करना चाहूँ तो आर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग प्लॉट करें फॉर अ स्फीयर, हॉलो स्फीयर, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 0 टू आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0 हमने देख लिया, और यहाँ के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से वेरी करती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से के क्यू बाई आर स्क्वायर दैट मीन्स वो इस तरह का कर्व का नेचर, पैराबोलिक कर्व का नेचर इस तरह से शो करेगा, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट इज के क्यू बाई कैपिटल, इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस तरह से इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बातचीत करें एक सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर किस तरह से होना पड़ेगा, उसको नॉन कंडक्टिंग होना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टिंग होगा तो वो सारा का सारा जो चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कहाँ चला जाएगा, उसके सरफेस पे, दैट मीन्स वो हॉलो की तरह बिहेव करेगा।
तो अगर एक सॉलिड स्फीयर है दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तभी ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज को रिटेन कर पाएगा, अदरवाइज अगर कंडक्टर होगा तो सारा का सारा सरफेस पे चला जाएगा। तो एक सपोज मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, सपोज इस तरह से, और इसकी जो डेंसिटी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सपोज इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे क्योंकि पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो सपोज। अब मुझे आर डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो दो तरीके से हम लोग लेंगे, आर लेस देन आर एंड आर ग्रेटर देन आर। इन दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सपोज मैं बोलूँ कि आर लेस देन आर, इसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस चूज करेंगे जो कि अब हमें पता है कि ये एक स्फेरिकल सरफेस होगा। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने इस तरह से चूज किया है जिसका कि रेडियस इज आर, स्मॉल आर। अब इसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखें तो हमें पता है कि जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डीए वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होने वाले पूरे के पूरे वॉल्यूम में। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि जो साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए हमारे पास में आने वाला है दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसको यूज करें तो मैं बोल सकता हूं कि ई डॉट डी ए कैन बी सिंपली रिटर्न एज ई इंटू कंप्लीट एरिया, क्योंकि हर जगह पे दोनों के बीच का एंगल इज 0। ठीक है, तो दिस ई इंटू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है। एंड क्यू इनक्लोज्ड, इसमें टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू पूरे का वॉल्यूम कितना है, ये जो टोटल ये वॉल्यूम, इस पे कितना चार्ज है, इस वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, तो रो से उसको जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको रो से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रो कितना है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, इतनी वैल्यू हो जाएगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से एक आर चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी दैट इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसी चीज को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग को रो को किस टर्म्स में लिख सकते हैं, रो इज व्हाट मेरे पास टोटल चार्ज क्यू ऑन दिस कंप्लीट स्फीयर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज रो। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दिस इज आवर रो। तो इसको अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो दिस बिकम्स 4q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो टर्म है मेरे पास में निकल के आ जाता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिखता हूँ, दिस इज k क्यू आर बाई आर क्यूब, सॉरी दिस इज k क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब, के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जो इनसाइड में आ जाती है, ई इनसाइड, दिस कैन बी रिटन एज इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर के क्यू आर बाई आर क्यूब। तो के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, और जो आर जो मेरे वेरी कर रहा है तो ई इनसाइड इज वेरिंग विथ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ आर के साथ वो, तो एक लीनियर ग्राफ मुझे मिलेगा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर को अगर मैं प्लॉट करता हूं। अब अगर हम लोग एक सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर में भी हमें पता है, सपोज एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर है जिसका की रेडियस इज आर और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस आर आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो आउटसाइड के लिए मुझे गॉसियन सरफेस, अब मुझे इतना समझ में आ गया कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मुझे चूज करना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह से मैंने स्फीयर चूज किया, स्फीयर अच्छे से बना नहीं है बट ठीक है, इसको स्फीयर समझ लो। दिस इज ए स्फीयर, कंप्लीट 3D स्फीयर, और इसका जो रेडियस है इसका मैंने रेडियस आर लिया है। तो अभी भी मुझे समझ में आता है किसी भी पॉइंट पे मैं अगर लूँ तो दिस इज अगर मेरा डी ए वैक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और ई डी ए के बीच का एंगल इज 0 डिग्री। तो अगर मैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए लिखूँ दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्यू इनक्लोज्ड कितना है, इस पूरे के पूरे इसमें पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर में टोटल चार्ज मैंने कंसिडर किया दैट इज क्यू, उस बेसिस पे मैं निकाल रहा हूँ। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए विल बिकम ई इंटू सिंपल, अब मुझे इतना समझ में आ जाता है दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज कंप्लीट सरफेस का जो एरिया है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर जो हमारा गॉसियन सरफेस है, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ई मेरे पास निकल के आ जाता है
4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देता हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब एक सॉलिड स्फीयर के लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस स्मॉल आर पे अगर हम लोग देखें तो दिस विल बी रेडियली आउटवर्ड्स और दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू अ हॉलो स्फीयर, और दिस दैट इज इक्विवेलेंट टू कि अगर हम लोग एक सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दें जो कि कैपिटल क्यू है, या फिर एक पूरे स्फीयर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें उस पॉइंट चार्ज को, जो क्यू चार्ज है उसको पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसके सेंटर पे रखें या उसके सरफेस पे रखें, जो होलो स्फीयर का केस था, होलो स्फीयर में रखें, होलो स्फीयर के सरफेस में लगा दें, या पूरे के पूरे वॉल्यूम में हम लोग उसको उस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या उसके जाके सेंटर में रख दें, तो भी हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर मिलने वाला है दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से हमें सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया एट फॉर आर that is greater than r, greater than electric field at r greater than r, और r less than r के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे E इनसाइड हमने निकाला था, दिस वाज फॉर r less than कैपिटल R। अब इसी चीज को हम लोग प्लॉट करना चाहें तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से जो ग्राफ है, तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। सपोज मैं बोलूँ दिस इज माई r इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर E फॉर आर लेस देन आर मेरे पास कितना निकल के आ गया था, के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये निकल के आ गया था के क्यू आर बाई आर क्यूब। और फॉर आर ग्रेटर देन आर दिस इज सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज आर इक्वल्स टू आर पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू आर पे देखो, एट आर इक्वल्स टू आर किसी में भी रख दो, आर इक्वल्स टू आर किसी में भी रख देंगे तो दिस टर्म विल बिकम के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर आर इक्वल्स टू आर। यहाँ से भी के क्यू बाई आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो भी के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है। तो किसी में एक में लगा दो इक्वालिटी का साइन, तो आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन आर के लिए इस तरह से हमने इसको इस तरह से सेपरेट आउट कर लिया है। अब इसको हम लोग अगर प्लॉट करना चाहें, सपोज दिस इज माई आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे जो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से आर इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू दैट इज 0, यहाँ से देख सकते हैं आर इक्वल्स टू 0 पे 0, और एक लीनियरली आर के साथ वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का लीनियर हम लोग बना सकते हैं, इस तरह का प्लॉट लीनियर बना सकते हैं। और उसके बाद के क्यू बाई यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया ना, इस तरह से के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आर इस तरह से हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो के क्यू बाई आर ग्रेटर देन आर के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये 1 बाई आर स्क्वायर के फंक्शन को इस तरह से फॉलो करेगा और इस तरह से वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर हमने निकाला था ना यहाँ पर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट छोड़ना होगा, बार बार में आर स्क्वायर से वो इस तरह से चेंज करेगा। तो आर आउटसाइड आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर है। तो इस तरह से वो हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं। और मैक्सिमम हमें कहाँ पे मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम हमें मिलता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और वो कहाँ पे है, एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हमें मिलती है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। काफ़ी डेरिवेशंस थे इसके ऊपर, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। तो अगर आपने 2-4 बार प्रैक्टिस कर रखा है तो काफ़ी इजी हो जाता है, और फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि किस तरह के हमको गॉसियन सरफेस चूज़ करने हैं, किस तरह के गॉसियन सरफेस चूज़ नहीं करने हैं। और इसी तरह से अगर कुछ मुझे दूसरा सिचुएशन मिल जाए, कुछ ऐसा नया सिचुएशन मिल जाए जेई मेंस या एडवांस के ऊपर ही जनरली एक कुछ नया सिचुएशन मिल सकता है, तो उस केस में आपको ये जो डेरिवेशंस है वो वहाँ पे जाके काम आने वाली है। अगर आपने ये डेरिवेशन बिल्कुल समझ के किया है, सब कुछ अच्छे तरीके से किया है, तो आपको वहाँ पे फिर ये चीज़ें विजुअलाइज होने लगेंगी। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।